हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज जो है एक नए जोश, एक नए एनर्जी के साथ जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग जो है एंड करने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी से जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि जो है हम लोग फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन का जो ये लास्ट लेक्चर है बखूबी अच्छे तरीके से इसको एंड किया जाए। ठीक है, तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में यानी कि इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जब से पहले वाले में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को, उसके बाद उसमें इनर्शिया और मोमेंटम था उसको पढ़ा, फिर सेकेंड वाले को पढ़ा, उसके बाद आज जो है हम थर्ड इक्वेशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन तो पहले में था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को सबसे पहले हम बोर्ड में मेंशन करते हैं, उसके बाद आगे की बात शुरू होगी। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, THIRD, थर्ड लॉ ऑफ LAW, लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, MOTION। ठीक, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, या इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा। अगर सिंपल वे में समझा जाए तो इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आप जो है किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो सेकेंड बॉडी जो है आप पे जो है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा उसका वो अपोजिट होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसी अमाउंट में फोर्स लगाती है। तो यही जो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, रिकॉइल ऑफ गन, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें डेली लाइफ में, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं तब, ठीक है, पैदल चलते हैं उस दौरान भी जो हमारा एक्शन रिएक्शन जो है फोर्स वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगे जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इसके स्टेटमेंट को जानते हैं। ये तो इजी वे में हो गया कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अगर बाय द वे आपको एग्जाम में इसको लिखना हो तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने पिछले जितने भी हमारे टॉपिक हैं सबका जो है नोट्स टाइप में मैं बनवाते चल रहा हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि आप लोग जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी बनाते चलिए। तो ठीक उसी तरह से जो है आज हम लोग जो है सबसे पहले ये जान लेते हैं ये स्टेटमेंट जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का वो क्या कहता है। सबसे पहले यहां मेंशन करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये रहा हमारा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू the third law of motion,
According to the third law of motion, every action has a equal and opposite reaction. हर एक एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. If a body exert a force on second body, यानी कि एक फर्स्ट बॉडी जब किसी सेकेंड बॉडी पे जो है फोर्स एक्सर्ट करती है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मोशन. If a body exert if a body exert if a body exerts a force if a body exert a force on second body on second body, the second body also exerts a force on first body which is equal in magnitude and opposite in direction. पास समझ में आ गई. अब एक बार इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूं, उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, जब कोई एक बॉडी सेकेंड यानी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसी दौरान क्या होता है, द सेकेंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी which is equal in magnitude and opposite in direction. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी जो है दूसरे सिस्टम या दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है तो वो क्या होता है कि सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में. इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल हमारा होगा जैसे एग्जाम्पल रिक्वायल ऑफ गन, ठीक, एग्जाम्पल हो गया. दूसरा वॉक ऑन रोड, ये हो गया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास जो है मौजूद है. अब इसको थोड़ा सा रिक्वायल ऑफ गन को समझाते हैं. जैसे ये रहा आपका गन, कुछ इस तरह से. तो क्या होता है, जब गन से जो है बुलेट फायर होती है, ठीक, बुलेट जब फायर होती है, आप ट्रिगर से जो है इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये बुलेट जो है आगे की तरफ जाती है. जस्ट उसी दौरान जो है उसी समय पे क्या होता है कि आपको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है, जो कि इस गन के थ्रू जो है लगता है. यानी कैसे हो रहा है ये कि जब क्या हुआ, ट्रिगर के थ्रू जो है बुलेट पे फोर्स लगाया गया, तो बुलेट ने जो है क्या किया, गन पे फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में. तो क्या होता है कि हमको एक जर्क महसूस होता है. ठीक, तो ये हो गया आपका रिक्वायल ऑफ गन, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है. उसी तरह से वॉक ऑन रोड, यानी कि जब आप जो है पैदल चलते हैं, उस दौरान क्या होता है कि आप क्या करते हैं, सरफेस पे फोर्स लगाते हैं. जैसे वॉक कर रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, सरफेस पे फोर्स लगाते हैं और उस सरफेस के द्वारा जो है आप पे फोर्स लगाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन. तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो ये हो गया हमारा आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे
शॉर्ट वे में समझा जाए तो कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको जो मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए, यहां देखिए, अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाए, फॉर्मूले के थ्रू समझा जाए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे ये थी फर्स्ट बॉडी, ये थी सेकेंड बॉडी, इसने F1 फोर्स लगाया, इसने F2 फोर्स लगाया, चेंजिंग क्या हुई? मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हमने कहा इसमें 10 न्यूटन का फोर्स, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है? F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, राइट? यानी कि 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू माइनस 10 न्यूटन, या तो इस तरह से F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बन सकता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, जरा उसको भी जो हम लोग इसमें मेंशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। हालांकि मैंने इसमें पहले जो है इसका कोई डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ जो है उसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं। दूसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, पिछले क्लासेस में मोमेंटम बताया गया था। जिसको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है मोमेंटम क्या है उसको जो है समझ सकते हैं। अगर फार्मूले की बात की जाए तो मोमेंटम हमारा होता है P इज इक्वल्स टू mv। m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का मास है, और वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v दी गई है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडी है, ठीक है, जिसका मास पहले वाले बॉडी का m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है, और फिर उसको क्या किया गया? कोलाइड कर दिया गया, यानी कि दोनों में टकराव हुआ। तो जब पहला पोजीशन था हमारा, जब वो दोनों के दोनों जो है अलग थे, तो उनका मोमेंटम क्या था? m1 u1 m2 u2, ऐसे कर सकते हैं। और जब वो बॉडी जो है कोलाइड हुए, और कोलाइड होने के बाद जब दूर हो गए, एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे दूर हो गए, उसके बाद का मोमेंटम, ठीक है, कोलाइड के पहले का मोमेंटम और कोलाइड के बाद का मोमेंटम जो होता है वह इक्वल होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट को जरा देखते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या कहता है कि when two or more object act upon one another, when two or more object, यहां समझते हैं, when two or more object act upon one another, when two or more objects act upon one another, their total momentum remains constant. Their total momentum remains constant. Their total momentum remains constant provided no external force. Provided no external force. चलिए आगे देखते हैं, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे इसको समझा जाए? इंटरनल मोमेंटम और एक्सटर्नल मोमेंटम की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, इसका मास आपने सपोज कर लिया m1
और इसका मास सपोज कर लिया m2, इसका u1, इसका u2 वेलोसिटी है, ठीक है। अब दूसरा एक सिचुएशन आएगा जब ये दोनों कोलाइड हुए, और तीसरा कोलाइड हो करके जो है m1 m2, तीसरा सिचुएशन कोलाइड होकर के कुछ डिस्टेंस पे ऐसे आ गए m1 m2। तो जब कोलाइड हुए तो उस दौरान क्या होगा, आपका मास तो चेंज होगा नहीं बॉडी का, लेकिन उसका जो है वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वो v1 हो सकता है और ये v2 हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब जो है अगर मोमेंटम की बात करें, इस पोजीशन के मोमेंटम की और इस पोजीशन के मोमेंटम की, तो क्या हो सकता है हमारा, देखिए मोमेंटम हमारा क्या होता है, P = mv, यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये पहला जो कंडीशन था और ये दूसरा है और ये तीसरा वाला, तो इसका मोमेंटम निकाला जाए तो पहले वाले का मोमेंटम होगा m1 u1 और इसका जो मोमेंटम होगा m2 u2 इज इक्वल्स टू यह जो बॉडी कोलाइड होकर के दूर हो चुके हैं उनका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर हो गई बात। तो इसमें क्या कहा गया था, इस स्टेटमेंट में देखिए जरा, व्हेन टू आर मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल एनर्जी, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया है, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देख लीजिए ऑब्जेक्ट का जो मास है क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम और ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ लिया। तो यहाँ फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन का जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो है हम लोग नया चैप्टर लेकर के आएंगे, उसके बाद जो है ऐसे करके जो है एक एक चैप्टर जो है आप लोग मेंशन करते जाएंगे और एट लास्ट जो है एक आपको सीरीज मिलेगी इसकी, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको 1 से 2 लेक्चर में जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक नहीं किया था वो अब वीडियो को लाइक करें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।